हाय स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो है कॉस्ट अकाउंटिंग। हम आज कॉस्ट अकाउंट को डिफाइन करेंगे, इसकी इंपॉर्टेंस देखेंगे, इसका स्कोप देखेंगे और लेटर ऑन वी विल सी क्लासिफिकेशंस ऑफ कॉस्ट एंड कॉस्ट शीट। तो ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग है ये भी एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच है अकाउंटिंग की। जैसे हमने देखा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो इसी तरह से ये भी एक अकाउंटिंग की ब्रांच है। और वहाँ पे हमने देखा कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं कि वही रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस, देन वही क्लासिफाई देम, उसके बाद में समराइजेशन होती है, एनालिसिस होती है एंड उसके बाद कम्युनिकेशन होती है। ठीक, तो इन द सेम वे यहाँ पर भी होती है कि यहाँ पर भी क्लासिफिकेशन होती है, यहाँ पर भी एक्यूमुलेशन होती है, यहाँ पे भी असाइनमेंट होते हैं और उसके बाद में कंट्रोल होता है। लेकिन ये सारे चीजें किसकी होती है? ये होते हैं कॉस्ट्स की। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट्स, एक्यूमुलेशन ऑफ कॉस्ट्स, असाइनमेंट ऑफ कॉस्ट्स एंड कंट्रोल ऑफ कॉस्ट्स। ठीक है, तो वहां पे हम क्लासिफाई ऑफ ट्रांजेक्शन वगैरह कर रहे थे। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हम बजट्स बना रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में, और यहाँ पे स्टैंडर्ड्स होते हैं, जिनको जो एज ए यार्ड स्टिक एक्ट कर रहे। विद रेफरेंस टू दीज स्टैंडर्ड्स हम हर किसी एक्टिविटी का कॉस्ट मेजर करके फिर इसके साथ देखते हैं कि वेरिएशन तो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर भी फिर यहाँ पे हम फिर क्या कहते हैं, सॉरी, मार्जिनल कॉस्टिंग यूज कर रहे। ठीक है, तो जो कॉस्ट अकाउंटिंग की डेफिनेशन मैंने देखी वो वेल्डन ने डेफिनेशन दी है, WHEL, वेल्डन। वेल्डन ने कॉस्ट अकाउंट की एक डेफिनेशन दी है जहां पे वो बता रहा है कि समझा रहा है हमें कि ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग है, ये कॉस्ट अकाउंटिंग एक्चुअली इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ accounting and costing principles and methods. Principles and methods in ascertainment of costs. ये बता क्या रहा है कि यहाँ ये डिफाइन कर रहा है कॉस्ट अकाउंटिंग को कि ये एक्चुअली कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है कि ये एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स और कॉस्टिंग के प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स। अगर आप ये दो चीजें अप्लाई कर रहे हो किसके लिए? इन ऑर्डर टू फाइंड आउट, एसेटेनमेंट मीन्स टू फाइंड आउट, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द कॉस्ट्स, तो ये इसी चीज को हम कॉस्ट अकाउंटिंग बोलते हैं। ठीक है, he defined it as application of accounting and costing principles and methods in ascertainment of costs. क्लियर? ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग की इंपॉर्टेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। तो इसकी इंपॉर्टेंस में सबसे पहला जो आता है दैट इज प्रॉफिटेबल एंड अनप्रॉफिटेबल एक्टिविटीज। प्रॉफिटेबल एंड अनप्रॉफिटेबल एक्टिविटीज, तो यहाँ पे क्या होता है कि प्रॉफिटेबल और अनप्रॉफिटेबल एक्टिविटीज आपको डिस्क्लोज होती है, आपको पता चल रहा है कि कौन सी एक्टिविटी प्रॉफिटेबल है और कौन सी एक्टिविटी अनप्रॉफिटेबल है, जहां पे हमें प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, यानी जिसको हम नॉन प्रॉफिटेबल भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमें कैसे पता चलता है? हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि इस पे कितना कॉस्ट लगा है और इस पे कितना कॉस्ट लगना चाहिए, तो अकॉर्डिंगली हमें पता चल रहा है कि ये वाली एक्टिविटी जो है इस पे कॉस्ट कम लगा है तो ये देन इट विल बी प्रॉफिटेबल। अगर इस पे कॉस्ट ज्यादा लगा है जितना लगना चाहिए तो देन इट इज अनप्रॉफिटेबल।
तो इससे हमें पता चला है कि कौन सी एक्टिविटी ओके है, तो कौन सी एक्टिविटी पे हमें फिर से वर्कआउट करना है, सो दैट कि इस पे जो ये अनप्रॉफिटेबल या नॉन प्रॉफिटेबल या लॉस आ रहा है तो ये कम हो जाएगा, और हम वी विल ट्राई टू टेंड टुवर्ड्स प्रॉफिट। ठीक है। नंबर सेकंड इसमें जो है, दैट इज ये मेजर्स एफिशिएंसी। ये किसी भी एक्टिविटी की एफिशिएंसी देखती है, किसी भी प्रोसेस की एफिशिएंसी देखती है। कौन? कॉस्ट अकाउंटिंग हमें मदद करते हैं किस पे? टू मेजर द एफिशिएंसी ऑफ एन एक्टिविटी। वो उसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमें कोई प्रोडक्ट बनाने में इन 2016 ₹10 लगते हैं, तो वही प्रोडक्ट बनाने में अगर हमें 2020 में 8-9 रुपीज लगती है, तो मतलब वही प्रोडक्ट है जिसको हमें 2016 में ₹10 लग रहे थे, तो अभी वही प्रोडक्ट बना रहे 2020 में और हमें ₹9 लग रहे। दैट मीन्स अगर हम दोनों को कंपेयर करें, प्रोडक्ट सेम बन रहा है, कीपिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट, तो यहाँ पे ₹9 सिर्फ हमें लग रहे हैं इसको बनाने में। दैट मीन्स ये जो प्रोसेस यहाँ पे, ये जो हम बना रहे हैं इस प्रोडक्ट को, तो यहाँ पे इस प्रोसेस की एफिशिएंसी ज़्यादा है, ये मोर एफिशिएंट है एज कंपेयर टू ये वाली प्रोसेस जो हम 2016 में अप्लाई कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे हमारा कॉस्ट कम आ रहा है। बात आ रही है समझ में? तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि किसकी एफिशिएंसी कितनी ये ज़्यादा है कि कम है, कंपेयर कर सकते हैं एक को दूसरे के साथ। नंबर थर्ड इज कि provides information on estimates and tenders। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमें इंफॉर्मेशन देती है किस चीज़ की? अगर हमें कहीं पे टेंडर डालना होगा, अगर हमें किसी चीज़ का एस्टिमेट करना होगा किसी भी चीज़ का, तो ये कॉस्ट का, तो एस्टिमेट ऑफ कॉस्ट, तो हमें कॉस्ट अकाउंटिंग यहाँ पे ये हेल्प कर रही है। टेंडर्स का मतलब अगर आपने कहीं पे भी टेंडर डालना होगा, जैसे कंट्रैक्ट लोग जो होते हैं, ये कंट्रैक्टर्स होते हैं, तो उनको टेंडर डालना होता है, तो अगर उनको नहीं पता होगा कि पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में कितना कॉस्ट लगेगा, तो उनका जो वो कोट करेंगे रेट्स, तो उनमें फिर वेरिएशन आ सकते हैं। उनको पता होनी चाहिए कि कितना कॉस्ट लगेगा इसमें, उनको एस्टिमेट होना चाहिए उस कॉस्ट का, तभी वो सही सही रेट डाल सकते हैं और वो प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो और एक चीज़ है जहाँ पे ये हमें मदद करती है टू इंक्रीज प्रॉफिट। जाहिर सी बात है कि अगर आपको कॉस्ट पे इतना कंट्रोल हो रहा है, आपको कॉस्ट पे कंट्रोल है, तो अगर आप कॉस्ट पे कंट्रोल कर रहे हो, और अगर कॉस्ट पे कंट्रोल हो रहा है, इट विल रिड्यूस कॉस्ट। तो कॉस्ट पे कंट्रोल होने से क्या होता है कि कॉस्ट की रिडक्शन हो जाएगी, और जब कॉस्ट की रिडक्शन हो जाएगी, ऑटोमेटिकली प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। नंबर नेक्स्ट ये जो है, इससे हमें ये पता चलता है कि ये हमें ये बता रहा है कि एग्जैक्ट काज क्या है। अगर प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है या प्रॉफिट डिक्रीज हुआ है, दोनों सूरतों में, अगर प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है या प्रॉफिट डिक्रीज हुआ है, या लॉस इंक्रीज हुआ है, लॉस डिक्रीज हुआ है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग की वजह से हमें ये पता चल रहा है कि एग्जैक्ट काज क्या है इस इंक्रीज का या इस डिक्रीज का, इस प्रॉफिट के इंक्रीज का या प्रॉफिट के डिक्रीज का, इस लॉस के इंक्रीज का या लॉस के डिक्रीज का। तो वो जो काज है, एग्जैक्ट काज एक्चुअली हुआ क्या है जिसकी वजह से ये इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है, तो वो कॉज हमें पता चल रहा है किसकी वजह से? कॉस्ट अकाउंटिंग की वजह से। नंबर नेक्स्ट जो है इसकी इंपॉर्टेंस, दैट इज ये हमें रिलेटिव एफिशिएंसीज कैलकुलेट करके देते हैं, रिलेटिव एफिशिएंसीज ऑफ डिफरेंट वर्कर्स, लेट अस से। ठीक है। अगर हमें वर्कर्स काम कर रहे, एक ग्रुप में 4 वर्कर्स है, दूसरे ग्रुप में 4 वर्कर्स है, अगर ये हमें ये बना के दे रहे, लेट अस से ये 3 प्रोडक्ट्स बना के दे रहे, और ये
4 प्रोडक्ट्स बना के दे रहे हैं। यहाँ पे भी 4 लेबर्स है, तो ये 4 प्रोडक्ट्स है। यहाँ पे 4 लेबर्स है, 3 प्रोडक्ट्स है, ठीक है। तो 3 प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए हमें कितना खर्चा आ रहा है? 4 लेबर का खर्चा। 4 प्रोडक्ट्स को यहाँ पे बनाने के लिए कितना खर्चा आ रहा है? 4 लेबर्स का। तो हम कंपेयर कर सकते हैं, तो रिलेटिवली यहाँ पे जो लेबर्स है इनकी एफिशिएंसी ज्यादा है एज कंपेयर टू दीज। रिलेटिव एफिशिएंसी, इसकी एफिशिएंसी विद रिस्पेक्ट टू दिस एफिशिएंसी, क्योंकि यहाँ पे जो लेबर है ये एक प्रोडक्ट से कम बना रहा है। 3 प्रोडक्ट्स है, 4 लेबर्स लगे, तो अगर हम पर लेबर देखेंगे तो एक लेबर एक प्रोडक्ट से कम बना रहा है। यहाँ पे हर एट एन एवरेज एक एक लेबर एक एक प्रोडक्ट बना रहा है, तो इनकी एफिशिएंसी जो विद रेस्पेक्ट टू दीज लेबर्स है वो रिलेटिवली ज्यादा है। तो वही बता रहा है कि हम रिलेटिव एफिशिएंसी यहाँ पे देख सकते हैं। और ये कस्टमर के लिए, ये कंज्यूमर के लिए भी हेल्पफुल होती है कॉस्ट अकाउंटिंग। कंज्यूमर के लिए कैसे हेल्पफुल होती है ये? क्योंकि कंज्यूमर के लिए इसलिए हेल्प होती है क्योंकि अगर कॉस्ट पे इतना कंट्रोल हो रहा है, तो कॉस्ट पे अगर ज्यादा कंट्रोल हो जाएगा तो इनके पास, कंपनी के पास जो प्रॉफिट मार्जिन होगा, प्रॉफिट मार्जिन जो होगा वो ज्यादा होगा, दैट विल बी हायर। जब प्रॉफिट मार्जिन हायर होता है तो ये इनके पास स्कोप होता है टू डिक्रीज प्रॉफिट, डिक्रीज प्राइस। तो प्राइस डिक्रीज कर सकते क्योंकि इनके पास अगर दो कंपनीज लेट से है, एक में अगर कॉस्ट कम लगा है, लेट से 7 रुपीज लगे है कोई प्रोडक्ट बनाने में, तो दूसरी कंपनी जो है उनको 8 रुपीज लगे हैं बनाने में, ये प्रोडक्ट बनाने में। तो ये 7 वाली 8 में सेल कर सकती है और जो 8 वाली होती है वो 9 में सेल कर सकती है। तो जिस पे ये खर्चा कम लगा है, जिनको प्रोडक्ट जो 8 रुपीज में प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, दूसरी कंपनी है जो 9 रुपीज में सेल कर सकती है। तो ये जो कंज्यूमर है उसको सेम प्रोडक्ट दे रही है लेकिन एट लेस प्राइस। तो कंज्यूमर को भी एट द एंड बेनिफिट मिल रहा है कि कॉस्ट रिडक्शन होने से उसको प्रोडक्ट एट लेस प्राइस मिल रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट ये है कि स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। इसमें सबसे पहला जो आता है आपका कॉस्ट एसरटेनमेंट। तो यहाँ पे ये कॉस्ट एसरटेनमेंट में क्या होता है कि इसमें कलेक्शन ऑफ एक्सपेंसेस होते हैं, फिर उन्हीं एक्सपेंसेस को एनालाइज किया जाता है। यहाँ पे आप सिर्फ कॉस्ट को फाइंड आउट करो कि कौन सा कॉस्ट लगा है, कितना लगा है, कहाँ किस किस एक्टिव में क्या क्या कॉस्ट लगा है, उनकी कलेक्शन कर रहे हो कि कितने खर्चे लगे हैं और उनको फिर एनालाइज कर रहे हो।